हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस 8 को। मैं तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लेकर क्या है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 2, जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सरल भी है। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में एक लाइन आपको यहाँ बताया जा रहा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र मूलतः यह बताता है कि कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती है, किस प्रकार कीमत का एक तरह से निर्धारण किया जाता है, फिक्स किया जाता है किसी भी बाजारी अर्थव्यवस्था में। यानी कोई भी बाजार की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जो कीमत का निर्धारण होता है वो उपभोक्ता, फर्म और श्रमिकों के पारस्परिक संवाद के द्वारा होता है। यानी किसी भी बाजारी अर्थव्यवस्था में कीमतें उपभोक्ता, फर्म तथा श्रमिकों के पारस्परिक संवाद यानी आपसी बातचीत, संवाद कहते क्या, बातचीत, यानी आपसी बातचीत के द्वारा तय होता है, फिक्स होता है। उपभोक्ताओं द्वारा मांग का निर्धारण होता है, यानी जो मांग का एक तरह से निर्धारण करता है, डिमांड का निर्धारण करता है, डिमांड का वो कौन करता है, उपभोक्ता द्वारा करता है। यानी उपभोक्ता, जैसे कि हम लोग क्या हो गए, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता हो गए, हम लोग क्या करते हैं, मांग का निर्धारण करते हैं। इसलिए प्रस्तुत खंड उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों का विश्लेषण करता है, यानी एक तरह से अध्ययन करता है। ये आगे बढ़ते हैं, ये एक तरह से इंट्रो था चैप्टर का, चैप्टर 2 यानी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। ये एक इंट्रो था। अब जो यहाँ मेन है आपका उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत यानी थ्योरी कंज्यूमर ऑफ बिहेवियर। ये देखिए कि उपभोक्ता व्यवहार का लक्ष्य यह विश्लेषण करना है, यह एक तरह से अध्ययन करना, विश्लेषण करना है कि एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि पाने के लिए अपनी आय को विभिन्न उपयोगों के लिए आवंटित करता है। यानी एक उपभोक्ता जो है एक तरह से अपनी आय यानी अपनी इनकम को जो एक तरह से अपनी इनकम को अधिकतम संतुष्टि पाने के लिए, यानी कोई भी चीज़ का उपयोग करके, कोई भी चीज़ का उपभोग करके अधिकतम संतुष्टि पाने के लिए अपने आय का जो है यानी विभिन्न आय का जो है यानी अपना जो आय है यानी जो इनकम है उसको विभिन्न उपयोगों के लिए यानी अलग अलग सामान को खरीदने के लिए आवंटित करता है कि इतना रुपया का ये खरीदेंगे, इतना इनकम से ये खरीदा जाएगा, इतना आय से ये खरीदा जाएगा, इतना पैसा से ये खरीदा जाएगा, उसी को कहते हैं आवंटित करता है। ठीक है, यानी अपनी आय का विभिन्न उपयोगों के लिए आवंटित करता है, एक तरह से उसको फिक्स करता है कि इतना बजट का ये खरीदना है, इतना आय का जो इतना भाग से ये सामान खरीदना है। ठीक है, इस सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं की मांग एवं विभिन्न उपयोगों में आय के आवंटन के बारे में मुख्य रूप से विश्लेषण किया जाता है। किस सिद्धांत के अंतर्गत? उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत के अंतर्गत, यानी उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत जो है यानी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत आय के आवंटन के बारे में मुख्य रूप से विश्लेषण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता सिद्धांत का विश्लेषण करने के लिए हमें पहले इसकी जांच करनी होती है कि उपभोक्ता चीजों को किस प्रकार वरीयता देते हैं। वरीयता मतलब एक तरह से यानी प्रियोरिटी देते हैं, एक तरह से किस तरह से उसको मतलब एक तरह से अच्छा मानते हैं। यानी उपभोक्ता सिद्धांत का विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले जो हमें जांच करनी पड़ती है वो क्या करनी पड़ती है कि उपभोक्ता चीजों को किस प्रकार वरीयता देते हैं यानी अहमियत देते हैं, एवं उनके द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं द्वारा उनको मिली संतुष्टि को जांचना होता है। यानी कोई भी चीज, कोई भी उपभोक्ता हो गया, कोई भी कंज्यूमर हो गया, कोई चीज का उपयोग किया, उपयोग करना ही क्या कहलाता है, उपभोक्ता उपभोग कहलाता है। कोई चीज का उपयोग किया, उपभोग किया, तो ये जांचना जरूरी हो जाता है कि वो चीज का जो उपयोग किया, इस्तेमाल किया, उससे वो संतुष्टि हुआ कि नहीं हुआ, यही जांचना जरूरी होता है। यानी इस सिद्धांत के अंतर्गत यानी उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत यानी थ्योरी कंज्यूमर ऑफ बिहेवियर के अंतर्गत काफी इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सेकंड चैप्टर आपका यही है। अब आगे बढ़ते हैं कि उपयोगिता क्या होता है। ये हो गया उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, समझ लिए कैसे क्या होता है ये। अब आगे बढ़ते हैं कि उपयोगिता यानी व्हाट इज यूटिलिटी, यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं यूटिलिटी, यानी उपयोगिता क्या होता है। देखिए, उपयोगिता जो होता है ना, ये अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द का जो एक तरह से मतलब है वो किसी भी पदार्थ के उपयोग से मिलने वाली संतुष्टि है। यानी संतुष्टि को एक तरह से मतलब इनडायरेक्टली संतुष्टि को ही मतलब कहेंगे उपयोगिता। और उपयोगिता और संतुष्टि में लेकिन अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। अंतर जो होता है वो ये होता है कि उपयोगिता में संतुष्टि का अनुमान लगाया जाता है। एक तरह से उपयोगिता जो होता है उसमें संतुष्टि का अनुमान लगाया जाता है कि उपभोक्ता को कितना संतुष्टि मिला, और संतुष्टि जो होता है वह उपभोग के बाद होता है। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ का जो उपभोक्ता होता है, कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई भी चीज़ का उपभोग कर लेते हैं, तब उसको पता चलता है कि हमको संतुष्टि हुआ या नहीं हुआ। उदाहरण के लिए मान चलिए कोई चीज़ आप खाने के लिए लाए, मार्केट से खरीद करके लाए, आप क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए, वो चीज़ क्या हो गया, उपभोग की वस्तु हो गया। जब तक आप उसको खाएंगे नहीं तो अब तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमको संतुष्टि प्राप्त हुई या नहीं हुई। यही अंतर है उपयोगिता और संतुष्टि में। यानी उपयोगिता और संतुष्टि में अंतर होता है। उपयोगिता में संतुष्टि का अनुमान लगाया जाता है और संतुष्टि जो होता है उसका अनुमान
अनुमान आप उपभोग के बाद ही लगा सकते हैं, यानी उसका अनुभव यानी संतुष्टि का अनुभव आप किसी भी चीज को उपयोग करने के बाद यानी उसका इस्तेमाल करने के बाद ही लगा सकते हैं कि संतुष्टि हमको मिला या नहीं मिला। यानी अर्थात उपयोगिता जो है किसी वस्तु की वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरी करता है, यानी शक्ति है, यानी यूटिलिटी जो है उपयोगिता है, एक तरह से पावर है ये जो किसी व्यक्ति की जो एक तरह से जरूरत को पूरा करता है। और एक तरह से उपयोगिता किसी वस्तु की भी यानी एक तरह से किसी वस्तु की शक्ति है और वो जरूरत को पूरा करता है। ये हो गया अंतर किसमें, उपयोगिता और यूटिलिटी में। उपयोगिता और यूटिलिटी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उपयोगिता को ही मतलब थोड़ा सा अंतर होता है, इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता। उपयोगिता क्या है, मतलब संतुष्टि का अनुमान लगाया जाता है उपयोगिता के द्वारा, और संतुष्टि क्या है, मतलब एक तरह से जो उपयोग के बाद यानी कोई भी चीज का इस्तेमाल करने के बाद जो अनुभव करते हैं उसी को कहते हैं संतुष्टि। ये हो गया व्हाट इज यूटिलिटी यानी उपयोगिता क्या है। अब आगे बढ़ते कि समग्र उपयोगिता ये क्या होता है, समग्र उपयोगिता ये क्या होता है, कुल उपयोगिता, इसको कहते हैं कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी, यानी टी से टोटल, यू से यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी यानी समग्र उपयोगिता कुल उपयोगिता कहते हैं। या फिर एक वस्तु जो होता है, एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा में जो प्राप्त उपयोगिता का एक तरह से योग है जो किसी भी दी गई मात्रा के उपयोग करने का मतलब बराबर होता है, तो उसी को कहते हैं क्या, समग्र उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता। एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा में से प्राप्त, एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है जो किसी वस्तु की दी गई मात्रा के उपयोग करने से प्राप्त होता है, उसको क्या कहेंगे, टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता यानी समग्र उपयोगिता कहते हैं। यानी किसी भी दी गई वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग यानी सभी इकाइयों को यानी सभी यूनिट का एक तरह से उपयोग हो जाएगा, उपभोग हो जाएगा। अब यहाँ मैंने आप लोगों को बताया कि उपभोग और उपयोग एक तरह से सिमिलर वर्ड भी कह सकते हैं। उपयोग करना ही उपभोग कहलाता है। जब कोई वस्तु का उपयोग करते हैं तब अब वो कहता है उसी वर्ड को अर्थव्यवस्था में उपभोग कहते हैं, ठीक है। यानी किसी भी दी गई वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से मिली कुल संतुष्टि को ही समग्र उपयोगिता कहा जाता है, यानी टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता कहा जाता है। इसे क्या टीयू से सूचित किया जाता है, इसे टीयू से सूचित किया जाता है। समग्र उपयोगिता कुल उपयोगिता को किससे सूचित किया जाता है, टीयू से, यानी टीयू का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। और ये जो निकाला जाता है या इस तरह से यानी हर एक यूनिट को जोड़ दिया जाता है। इसमें क्या होता है, हर एक इकाई को मतलब जो होता है इस्तेमाल किया जाता है संतुष्टि के लिए, हर एक इकाई को जोड़ दिया जाता है। टीयू बराबर MU1 यानी मार्जिनल यूटिलिटी को, मार्जिनल जो यूटिलिटी होता है उसको जोड़ दिया जाएगा, सेकंड मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ दिया जाएगा और थर्ड मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ दिया। इस तरह से nth टर्म तक जाएगा। इस तरह से क्या निकल जाएगा, टोटल यूटिलिटी यानी समग्र उपयोगिता निकल जाएगा। अब यहाँ समझना ये जरूरी है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी किसको कहते हैं। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है सीमांत उपयोगिता। क्या होता है, सीमांत उपयोगिता यानी MU जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, MU कहते हैं। देखिए किसी वस्तु की एक और इकाई यानी किसी वस्तु की एक और इकाई का उपयोग करने से मिलने वाली संतुष्टि को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। इसे MU से सूचित किया जाता है। इसे क्या किससे सूचित किया जाता है, MU से सूचित किया जाता है। और MU जो निकालने का फॉर्मूला है वो ये है कि T यानी टोटल यूटिलिटी जो होता है उसका n टर्म में यानी टोटल यूनिटी TUN यानी n क्या है यहाँ टर्म में, TUN माइनस TUN-1। ये क्या एक तरह से फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का। मार्जिनल यूटिलिटी किसको कहते हैं, सीमांत उपयोगिता को कहते हैं, ठीक है। और सीमांत उपयोगिता जो होता है वो कुल उपभोक्ता द्वारा यानी टोटल यूटिलिटी में वह परिवर्तन, वह चेंजिंग होता है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से प्राप्त होता है। एक ही अतिरिक्त, जैसे कि एग्जाम्पल लेके आप मान लीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि 4 सेब में से अगर 4 सेब का एक तरह से उपभोग करते हैं, 4 सेब से हमें 28 यूनिट यूटिलिटी मिलता है, 28 इकाई उपयोग मिलता है, उपयोगिता मिलता है। देखिए उपयोगिता जो मापा यूनिट में मापा जाता है, यूटिलिटी उपयोगिता को हम यहाँ क्या माप रहे हैं, यूटिलिटी, और उपयोगिता को हम यहाँ यूनिट में माप रहे हैं। मान चलिए 4 सेब में से हमको 28 उपयोगिता मिला यानी 28 यूनिट उपयोगिता यानी 28 इकाई उपयोगिता मिला, और 5 सेब में से हमको 30 यूनिट मतलब एक तरह से उपयोगिता मिला यानी 30 इकाई। 28 में से यानी देखिए 4 सेब में से 28, 4 सेब में से 28 यूनिट हमको ये क्या मिला, यूटिलिटी मिला, यूनिट इकाई मतलब एक तरह से इकाई उपयोगिता मिला। और 5 सेब में से हमको 30 मिला। 5वां सेब जब हम उसका इस्तेमाल किए तो हमको कितना उपयोग यानी इकाई उपयोगिता मिला, 30 मिला। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो 5वें सेब का जो हम इस्तेमाल किए तो उससे हमको क्या 2 इकाई उपयोगिता बढ़ गई, कितना 2 इकाई उपयोगिता बढ़ गई यानी 2 यूनिट यूटिलिटी बढ़ गई। इससे 5वें सेब का जो सीमांत उपयोगिता हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 2 कैसे हो जाएगा। अब देखिए हम फॉर्मूला आपको पढ़ा है कि MU जो निकालने का फॉर्मूला होता है, MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी 5th का निकालेंगे, 5वें सेब का निकालेंगे तो हो जाएगा TU यानी टोटल यूटिलिटी हम 5वां का घटा देंगे यहाँ, उसके बाद टोटल यूटिलिटी हम चौथा घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, टोटल यूटिलिटी जो 5वां का है वो कितना बताया मैंने 30, और
चौथा का जो बताए टोटल यूटिलिटी 28, ठीक है। यानी एक तरह से चौथा 4 सेब का इस्तेमाल करने से मतलब कितना यूनिट मिलता है, 28 यूनिट मिलता है। इसलिए यहाँ TU4 की जगह 28 हो जाएगा। और यानी 5 सेब का इस्तेमाल करने से हमको कितना यूनिट मिलता है, 30 यूनिट मिलता है। 30 यूनिट क्या मिलता है, यूटिलिटी, यानी 30 इकाई उपयोगिता मिलता है। इस तरह से हम 30 में 28 घटा देंगे, टोटल कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। यानी 5वें सेब का इस्तेमाल करने से हमको कितना इकाई उपयोगिता मिला, 2 इकाई उपयोगिता मिला। ये क्या होगा, एक तरह से स्पेशल फॉर्मूला है किसी भी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का, यानी एक तरह से इकाई उपयोगिता निकालने का। अब आगे बढ़ते हैं। यानी ये कह रहा है कि उपभोक्ता यानी उपभोक्ताओं जब वस्तुओं एवं सेवाओं का जब उपभोग करता है, उपभोक्ता जब वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग करते हैं तो उनसे यानी उससे उन्हें संतुष्टि मिलती है। इस संतुष्टि को मापने के 2 तरीके हैं। यानी कोई भी वस्तु का जब इस कंज्यूमर यानी इस्तेमाल करता है, उसको कोई भी उपभोक्ता कोई भी चीज का उपभोग करता है तो उसको संतुष्टि मिलती कैसे मिलती है, उसको भी मापने का 2 तरीका है। पहला तरीका है गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण यानी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, और दूसरा तरीका है आपका क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण यानी ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ये आपका 2 मेथड है जिससे आप ये संतुष्टि कर सकते हैं, यानी एक तरह से माप सकते हैं कि जो उपभोक्ता जो किसी चीज का उपभोग करता है उसको संतुष्टि मिलता है या नहीं मिलता। ये 2 तरीका है, गणनावाचक और कर्म यानी गणनावाचक, और दूसरा क्या है कर्मवाचक। गणनावाचक कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी और ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब चलते हैं पहला वाला पढ़ते हैं हम, गणनावाचक उपयोगिता। यानी ये क्या है, यानी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या है। देखिए इस तरीके को सीमांत उपयोगिता विश्लेषण भी कहा जाता है। ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, इसका एक दूसरा नाम क्या है, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है कि एक तरह से गणनावाचक उपयोगिता को क्या कहते हैं, तो आपको क्या टिक लगाना है, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण। इसका एक दूसरा नाम है। इस तरीके को क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत उपयोगिता को अंकों में मापा जाता है, यानी यूनिट में एक तरह से अंक में मापा जाता है, डिजिट में मापा जाता है। और ये जो होता है इस इकाई को यूटिल नाम दिया जाता है। जो यूनिट जो लिखे जाते हैं, इस इकाई को जो लिखे जाते हैं, यूनिट जो लिखे जाते हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है, यूटिल नाम दिया जाता है। किसके अंतर्गत, यानी गणनावाचक उपयोगिता के अंतर्गत हम ये पढ़ रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो वस्तु ग्राहक को ज्यादा संतुष्टि देगा उन्हें ज्यादा यूटिल दिए जाते हैं। यानी जो वस्तु जिससे मतलब ग्राहक जो कंज्यूमर है मतलब एक तरह से ज्यादा संतुष्टि महसूस करते हैं, ज्यादा उनको फायदा पहुंचता है, ज्यादा संतुष्टि का एक तरह से हासिल करते हैं, तो उसको ज्यादा यूटिल दिया जाता है, मतलब ज्यादा मतलब उसको अंक दिया जाता है, डिजिट दिया जाता है। ये किसके अंतर्गत पड़े हम, गणनावाचक उपयोगिता के अंतर्गत। ये क्या है, फर्स्ट मेथड है किसी भी मतलब एक तरह से संतुष्टि को मापने का पहला मेथड है। अब यहाँ कि आपका कि सीमांत उपयोगिता क्षमता का नियम, यानी सीमांत उपयोगिता क्षमता का नियम, यानी एक तरह से सीमांत उपयोगिता क्षमता का जो नियम है, यह इस नियम के अंतर्गत जो होता है, यदि एक उपभोक्ता किसी वस्तु की ज्यादा उपभोग करता है तो उसे पहले हर इकाई पर ज्यादा संतुष्टि मिलती है, लेकिन जैसे जैसे वो ज्यादा इकाइयों का उपभोग करता है तो वह उसे हर इकाई के साथ संतुष्टि कम होने लगती है। क्या होने लगती है, संतुष्टि कम होने लगती है। जैसे कि मतलब एक तरह से यह जो नियम है, यह एक सार्वभौमिक नियम है, यानी यूनिवर्सल है। यह कौन सा नियम है, यूनिवर्सल नियम है। सीमांत उपयोगिता क्षमता का नियम यूनिवर्सल नियम है। और इस नियम के अंतर्गत यह होता है कि उपभोक्ता उस व्यवहार का मतलब आधारित है, इसके मतलब उपभोक्ता के यह नियम उपभोक्ता के उस व्यवहार पर आधारित है जिससे उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के इकाई का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादा उपभोग किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घट जाती है, उसका रेंज गिर जाता है। जिस तरह से आप यहाँ ग्राफ में समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ फर्स्ट ऑरेंज यूज कर रहा तो इसको मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिलता है, 10 मिलता है, लेकिन उसका टोटल यूटिलिटी 10 होगा ही। लेकिन यहाँ अब यूनिट का जो एक तरह से ऑरेंज का यूनिट बढ़ा दिया, यानी ऑरेंज का संख्या बढ़ा दिया, लेकिन जब जैसे जैसे ऑरेंज का संख्या बढ़ाते जाता है उसका मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाता है, यानी सीमांत उपयोगिता घटते जाता है। अगर ये लास्ट में क्या हुआ, 7 ऑरेंज का इस्तेमाल कर लिया, 7 ऑरेंज खा लिया, लेकिन उसको संतुष्टि घट गया, यानी एक तरह से मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता जो है वो एक तरह से डायरेक्ट कहाँ चला गया, निगेटिव में, यानी ऋणात्मक में चल गया। ये क्या थे, सीमांत उपयोगिता क्षमता का नियम। सिंपल सा नियम है। ये कौन सा नियम है, यूनिवर्सल नियम है। यह नियम एक क्या है, सार्वभौमिक नियम है, यूनिवर्सल नियम है। यह नियम उपभोक्ता के उस व्यवहार पर आधारित है जिससे उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के इकाई का ज्यादा उपभोग करने से, ज्यादा इस्तेमाल करने से उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता जो होती है, यानी एक तरह से मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मतलब एक ऑरेंज का इस्तेमाल किया जाए तो क्या है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है यानी सीमांत उपयोगिता जो है वो बढ़ गया, यानी एक 10 है। लेकिन यहाँ क्या किया है, आगे चल के 2 सेब यानी 2 ऑरेंज खा लिया, जिससे क्या होगा कि क्या हो गया कि मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता यानी घट गया।
यहाँ आगे सेब ऑरेंज की संख्या मतलब ये बढ़ाते गया है, यानी संतरा जो है, सॉरी यहाँ हम सेब इस्तेमाल कर लिए, संतरा है, यानी जो इसकी संख्या जो बढ़ाते गया है, लास्ट में क्या किया है 7 कर दिया, लेकिन लास्ट में जाकर के जो 7 किया है इसका मार्जिनल यूटिलिटी जो है इतना घट गया है कि निगेटिव में चल गया है, यानी ऋणात्मक में चल गया है सीमांत उपयोगिता। इसी को कहते हैं सीमांत उपयोगिता क्षीणता का नियम। अब संतुष्टि मापने का जो दूसरा मेथड है, यानी संतुष्टि किसी भी ग्राहक के, किसी भी कस्टमर के, यानी किसी भी उपभोक्ता के संतुष्टि को मापने का जो दूसरा तरीका है वो यह है कि कर्मवाचक उपयोगिता यानी ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। देखिए, उपयोगिता को मापने के इस तरीके को अनाधिमान यानी अंधिमान वक्र विश्लेषण भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं कि इसका दूसरा जो नाम है ये क्या है, अंधिमान वक्र विश्लेषण। अंधिमान वक्र विश्लेषण किसको कहते हैं, क्रमवाचक उपयोगिता का एक दूसरा नाम है। इसके अनुसार संतुष्टि को संख्याओं में नहीं मापा जाता, यानी जो उसमें मापा जाता था संतुष्टि को अंक में, डिजिट में मापा जाता था, तो इसके अनुसार संतुष्टि को संख्या में मापा नहीं जा सकता है। इसके अंतर्गत जो वस्तुएं ज्यादा संतुष्टि प्रदान करता है, यानी जो वस्तुएं ज्यादा ग्राहक को, कस्टमर को संतुष्टि करता है, उसको एक तरह से सुकून पहुंचाता है, उनको बड़ी रैंक दी जाती है। इसमें रैंक वाला सिस्टम होता है, किसमें, क्रमवाचक उपयोगिता यानी ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में। इसमें रैंक का सिस्टम है और इसमें ज्यादा रैंक दी जाती है किसको, जिसकी ज्यादा मतलब जिस वस्तु से ज्यादा मतलब ग्राहक को, कस्टमर को, उपभोक्ता को ज्यादा संतुष्टि मिलती है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता अपनी आय की किन्हीं दो वस्तुओं के उपभोग में व्यय करता है, यानी किन्हीं दो वस्तुओं के उपभोग में व्यय करता है। वह कोशिश करता है कि इन दोनों वस्तुओं का एक ऐसा बंडल चुने जिससे अधिकतम संतुष्टि मिले, यानी वो कोशिश करता है कि दोनों वस्तुओं के एक ऐसा बंडल चुने, ऐसा थोक चुने जिससे उसको क्या मिले, संतुष्टि मिले, सेटिस्फाई हो जाए पूरा तरह से। और इसका क्रमवाचक उपयोगिता का दूसरा नाम क्या है, इस तरीके को कहते हैं, क्या कहते हैं, अंधिमान यानी अंधिमान वक्र विश्लेषण भी इसको कहा जाता है। ये दूसरा मेथड था किसी भी मतलब उपभोक्ता के संतुष्टि को मापने का, ठीक है। और ऐसे बंडल यानी जो इसमें से अधिकतम जो बंडल चुनते हैं, यानी बंडल चुने यानी जो वस्तुओं का एक तरह से बंडल जो चुना जाता है संतुष्टि के लिए किसी भी उपभोक्ता द्वारा, ऐसे बंडल, कुछ बंडल होते हैं जिनके उपभोग से समान संतुष्टि मिलती है, यानी समान संतुष्टि मिलती है। इन बंडलों को रेखा चित्र पर दर्शाने पर जो वक्र बनता है उसको क्या कहेंगे, अनाधिमान वक्र कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, अनाधिमान वक्र कहा जाता है। ये क्या था, सेकंड मेथड था किसी भी उपभोक्ता के संतुष्टि को मापने का दूसरा तरीका था। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि मांग से आप क्या समझते हैं, यानी डिमांड से आप क्या समझते हैं, इसी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। इसको प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए, यानी डिमांड जो है, मांग जो है, उससे आप क्या समझते हैं, उसको मांग किसको कहते हैं और उसको इफेक्ट करने वाले जो तत्व हैं, जो कारक हैं, उसका विवेचना करने के लिए आपको बोल रहा है। देखिए, साधारण भाषा में मांग का अर्थ है वस्तु की इच्छा। जब किसी वस्तु की आप इच्छा करते हैं, किसी वस्तु की आप लालसा करते हैं और किसी वस्तु की आपको जरूरत होती है, अब मेरे आवश्यकता से लगा जाता है, यानी डिमांड तब उसी वस्तु को, जैसे तब उसी वस्तु क्या होता है, डिमांड होता है, मांग होता है। जैसे कि किसी वस्तु की आपको जरूरत पड़ गया, किसी वस्तु का एक तरह से आपको लेने का इच्छा जग गया, किसी वस्तु को एक तरह से पाने का मतलब लालसा जग गया, तो आप क्या करते हैं, किसी मतलब कस्टमर की यानी दुकान में जाते हैं और उस वस्तु को मांग करते हैं, लेकिन इतना रुपया लीजिए, और ये डिमांड करते हैं, इस वस्तु का हम मांग करते हैं, इस वस्तु को हमको दीजिए, उसको क्या कहेंगे, मांग कहते हैं। परंतु अर्थशास्त्र में जो होता है, इकोनॉमिक्स में जो होता है, वो मांग का अर्थ एक तरह से दूसरा होता है। देखिए, मांग का अर्थ किसी व्यक्ति के संपूर्ण यानी प्रभावपूर्ण इच्छा है, यानी पूरा तरह से प्रभावपूर्ण इच्छा है, और प्रभावपूर्ण इच्छा को ही आवश्यकता कहेंगे, प्रभावपूर्ण इच्छा को ही क्या कहेंगे, आवश्यकता कहेंगे, यानी। और इस जो ये होता है प्रभावपूर्ण इच्छा के जो तीन तत्वों का जो होना आवश्यक है वह इस प्रकार है। इच्छा का न होना, यानी इच्छा का होना, उसकी पूर्ति के लिए साधनों का होना, और तीसरा है आपका साधन को प्राप्त करने का तत्परता का होना। ये क्या है, तीन एक तरह से मेथड है। इच्छा यानी प्रभावपूर्ण इच्छा के लिए तीन तत्वों का होना आवश्यक है, ठीक है। यानी साधारण भाषा में आप क्या कहेंगे, मांग किसको कहते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु का डिमांड आप जो करते हैं, मांग एक तरह से मांग की आपको परिभाषा पूछी जा रही है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अनुसार अर्थशास्त्र में मांग का जो अर्थ होता है किसी व्यक्ति के लिए प्रभावपूर्ण इच्छा से है, यानी प्रभावपूर्ण इच्छा को ही क्या कहेंगे, आवश्यकता कहेंगे। प्रभावपूर्ण इच्छा के तीन तत्वों का होना आवश्यक है। पहले है आपका इच्छा का होना, यानी किसी चीज का डिमांड होगा, आप इच्छा होगा तभी ना किसी चीज का आप क्या कीजिएगा, मांग कीजिएगा। आपको इच्छा ही नहीं है तो आप किसी चीज का मांग नहीं कर सकते हैं, नहीं कीजिएगा। और दूसरा है आपका उसकी पूर्ति के लिए साधनों का होना, यानी आप जो डिमांड किए, जो मांग किए, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए आप भी कोई भी चीज यानी कुछ से कुछ चीज मांग के बैठ गए, लेकिन आप वो उसको पूरा करने के लिए साधन ही नहीं है, तो ये क्या होगा, एक तरह से मांग का मतलब एक तरह से तत्व हो गया, ठीक है। ये प्रभावपूर्ण इच्छा के लिए तीन
तत्वों का होना आवश्यक है, ये भी होना जरूरी है, यानी उसकी पूर्ति के लिए साधनों का होना जरूरी है। जैसे कि कोई चीज़ का डिमांड कर लिया आप और आपके पास साधन ही नहीं है, यानी वो चीज़ के पास जिसके पास आप डिमांड किए वो चीज़ का उपलब्ध ही नहीं है, साधन ही नहीं है, तो एक तरह से ये क्या, ये भी होना बहुत आवश्यक है। ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है आपका, साधन को प्राप्त करने की तत्परता का होना। तत्परता, यहाँ एक वर्ड आया, तत्परता का मतलब होता है किसी चीज को पाने की लगन, किसी चीज को हासिल करने का एक तरह से भूत सवार होना, यानी तुरंत तो किसी चीज को करने की इच्छा होना, उसको कहते हैं तत्परता। अब यहाँ तीसरा पॉइंट आपका कि साधन को प्राप्त करने की तत्परता होना चाहिए, लगन होना चाहिए, यानी प्रभावपूर्ण इच्छा के लिए 3 तत्वों का होना जो आवश्यक है वह इस प्रकार है। ठीक है। जब किसी वस्तु की आवश्यकता के साथ कीमत और समय को जोड़ दिया जाता है तब वह मांग बन जाती है, यानी ये किसी भी वस्तु का जब आप आवश्यकता पड़ गया, जरूरत पड़ गया, उसका कीमत भी निर्धारित कर दे कि यानी फलना टाइम में फलना दाम पर वो चीज मिलेगा आपको। ठीक है। यानी उसका एक तरह से कीमत भी निर्धारित कर दिया जब किसी वस्तु का जो होता है आवश्यकता के अनुसार, यानी आवश्यकता जरूरत के साथ कीमत और समय को जोड़ दिया जाता है, और क्या होता है कि वो एक तरह से तब वो क्या बन जाती है, मांग बन जाती है। ठीक है। अब यहाँ एक तरह से एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में ये लेंगे कि उदाहरण के लिए आप ये एग्जाम्पल ये लीजिए कि बाजार में आज दिनांक, यानी एक तरह से एक डेट मान लीजिए, ये तारीख को एक तरह से 50 रुपये प्रति लीटर भाव से दूध की मांग है। एक तरह से यह क्या, यहाँ क्या 50 रुपये एक क्या है, फिक्स कीमत है, यानी फिक्स प्राइस है, और ये क्या है, एक तरह से टाइम है, यानी एक तरह से फिक्स टाइम है। यही बात तो आपको ऊपर में कह रहा है कि जब किसी वस्तु की आवश्यकता के साथ कीमत, यानी कीमत और समय को जोड़ दिया जाता है, यहाँ आपको कीमत जोड़ा दिया और समय को भी जोड़ दिया जाता है, तब वो क्या कहलाता है, मांग बन जाती है। वो क्या बन जाती है, मांग बन जाती है, डिमांड बन जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम 3 पॉइंट पर लिखिए, मांग से आप क्या समझते हैं और इसको प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए, उसका एक तरह से उल्लेख कीजिए। 3 तत्व थे, इच्छा का होना, उसकी पूर्ति के लिए साधनों का होना, और साधन को प्राप्त करने के लिए तत्परता का होना जरूरी है, यानी प्रभावपूर्ण इच्छा के लिए 3 तत्वों का होना जरूरी है। और इच्छा यानी साधारण भाषा में मांग किसको कहते हैं, इच्छा, लालसा या फिर आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी भी वस्तु का मतलब इच्छा होना, आवश्यकता होना, इसी को क्या कहेंगे, मांग कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि ये देखिए मांग की प्रमुख परिभाषा, यानी मांग का जो एक तरह से स्टैंडर्ड परिभाषा दिया जा रहा है, यानी एक तरह से स्टैंडर्ड परिभाषा डेफिनेशन जो दिया जा रहा है, यानी प्रोपेंशन के अनुसार किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा जिसके पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो, यानी जिसकी पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो, जिसकी एक तरह से प्राप्ति के लिए और जिन्हें वे करने की हमारे अंदर तत्परता हो, यानी एक तरह से जिज्ञासा हो, उसे क्या कहेंगे, मांग कहेंगे। यानी कि ये किसके अनुसार है, प्रोपेंशन के अनुसार, यानी प्रोपेंशन के अनुसार ये कहते हैं कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा, यानी एक तरह से इच्छा, मांग को क्या बता रहा है, इच्छा बता रहा है, जिसकी पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो, यानी कोई भी चीज का डिमांड करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन है और जिन्हें वे करने की हमारे अंदर तत्परता हो, यानी एक तरह से खर्चा करने के हमारे अंदर लगन हो, उसको क्या कहेंगे, मांग कहेंगे। यानी साधन का होना भी जरूरी है और उसको एक तरह से हमको कैपेबल भी रहना है कि हम उस पर वो साधन को खरीद सकते हैं, खर्च कर सकते हैं उस पर। ये क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। किसके अनुसार, प्रोपेंशन के अनुसार, यानी प्रोपेंशन के अनुसार ये डेफिनेशन है मांग की। अब ये देखिए कि उपयुक्त परिभाषा, मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जो किसी दिए हुए समय में किसी दिए हुए मूल्य पर मांगी जाती है। सही बात है, मांग किसी भी वस्तु की जो वह मात्रा होती है, वो डिमांड होती है कि 1 केजी चीनी 1 तारीख को मतलब 1 रुपया में बिक रहे थे। ये हुआ ना, एक तरह से मात्रा भी फिक्स है, टाइम भी फिक्स है और मूल्य भी फिक्स है। वही बात आपको यहाँ करा कि उपरोक्त परिभाषा से जितना भी निष्कर्ष निकल रहा है वह इस प्रकार निकल रहा है कि मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिससे जो किसी दिए हुए समय में किसी दिए हुए मूल्य पर मतलब मांगी जाती है। 3 पॉइंट है, मात्रा भी है, समय भी है और मूल्य भी है। जब ये तीनों फिक्स हो जाते हैं किसी चीज के लिए तो वो क्या कहेंगे, मांग कहलाते हैं। ये 2 परिभाषा हो गया किसी भी मतलब एक तरह से मांग का, डिमांड का क्या होता है, एक तरह से अर्थशास्त्र में मांग को कैसे डिराइव किया जाता है, उसको कैसे डेफिनेशन दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी एक तरह से मांग को जो डिमांड को जो एक तरह से उसको उस पर भी असर डालता है, उस पर कौन कौन से तत्व असर डालता है उस पर हम चर्चा करने वाले। पहला है आपका आय में परिवर्तन, दूसरा है आपका वस्तु का मूल्य, तीसरा है आपका रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। यानी एक तरह से मांग को एक तरह से प्रभावित करने वाले, एक तरह से उसको अफेक्ट करने वाले, उस पर इफेक्ट डालने वाले जो कारक हैं, तत्व हैं, वो इस प्रकार है, आय, वस्तु का मूल्य और रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। अब आय किस प्रकार है, देखिए उपभोक्ता की आय भी यानी उपभोक्ता की आय भी मांग को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब लोगों की आय में वृद्धि होती है तो वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। यानी जब आप इनकम कमा लेंगे, एक तरह से पैसा होगा तभी ना आपके पास एक तरह से आमदनी होगा, पैसा होगा तभी आपका आय ज्यादा होगा, तभी आप क्या कीजिएगा, किसी वस्तु को खरीदिएगा ना। यानी जब आय में वृद्धि होगी आपका तो ऑटोमेटिक आप ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि वस्तुओं की मांग में एक तरह से वृद्धि हो जाएगी और आय में
कम होने पर, यानी आय कम होने पर मांग में कम हो जाती है। मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किसी के पास पैसे नहीं रहेगा, किसी के पास मतलब एक तरह से इनकम ही नहीं रहेगा, आमदनी ही नहीं रहेगा, तब क्या हो जाएगी कि वस्तु का मांग एक तरह से घट जाएगा। यही क्या है कि आय में परिवर्तन के कारण जो होता है मांग में प्रभावित होता है, यानी एक तरह से मांग घट जाता है, बढ़ जाता है। मांग कब बढ़ जाता है? जब आय में एक तरह से आदमी का जब आमदनी बढ़ने लगता है तो किसी भी वस्तु का जो मार्केट में जो होती है उसका मतलब एक तरह से मांग बढ़ जाता है। और जब आय घटने लगता है आदमी का, जब आय इनकम जो होता है, आमदनी जो होता है जब घटने लगता है तो उससे क्या होता है कि किसी भी मार्केट में, किसी भी आर्थिक बाजार में, यानी वस्तु का जो डिमांड होता है, मांग होता है, वो घट जाता है। इस तरह से आय में परिवर्तन के कारण क्या होता है? उतार चढ़ाव होता है वस्तु का मांग में, यानी मांग में उतार चढ़ाव होता है। ये भी क्या है? मांग को प्रभावित करने प्रमुख तत्व है। अब दूसरा है आपका मूल्य का, यानी वस्तु का मूल्य। ठीक है, देखिए वस्तु के मूल्य, यानी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि वस्तु के मूल्य पर परिवर्तन जैसे हो गया, वस्तु का मांग में भी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग में कमी आ जाती है और वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी मांग में बढ़ जाती है। एक तरह से जैसे जैसे मतलब एक तरह से वस्तु का मूल्य अगर बढ़ गया, खूब बढ़ गया, तो इस तरह से क्या होगा? उसका मांग घट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे। उसको खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा होना चाहिए। अब ये क्या हो गया? एक तरह से वस्तु में जैसे एक तरह से उसका मूल्य में परिवर्तन हो गया तो उसका दाम भी मतलब मांग भी घट गया। किसी वस्तु का आप दाम बढ़ा दीजिए तो ऑटोमेटिक मतलब उसको ग्राहक लेने से दूर भागेगा, एक तरह से उसका मांग घट जाएगा। जब किसी वस्तु का आप एक तरह से दाम घटा देंगे, किसी भी वस्तु का दाम एक तरह से कम कर देंगे तो ग्राहक ऑटोमेटिक उसको लेने के लिए आगे आएगा और उसका डिमांड बढ़ जाएगा, उसका मांग बढ़ जाएगा। इस तरह से वस्तु का मूल्य भी क्या प्रभावित करता है? किसको प्रभावित करता है? मांग को प्रभावित करता है। तीसरा है आपका रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, यानी रुचि का मतलब होता है इच्छा, यानी लालसा। रुचि का मतलब क्या होगा? इच्छा, लालसा। और फैशन का मतलब तो समझते हैं, फैशन। देखिए उपभोक्ताओं की रुचि तथा समाज में प्रचलित फैशन में परिवर्तन हो जाता है, यानी उपभोक्ताओं को रुचि तथा समाज में प्रचलित फैशन में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। आपका इच्छा बदलते रहता है, समय है, ठीक है, आपका मन करता है कभी कि ये फैशन वाला एक कपड़ा लें, ये एक तरह से ये डिजाइन वाला कपड़ा लें, ये कलर वाला कपड़ा लें। ये आपका रुचि है जो मतलब बदलते रहता है, परिवर्तन हो जाता है समय के अनुसार। ठीक है, और जो है कि फैशन, यानी जो प्रचलित फैशन है, ये भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अलग अलग डिजाइन के कपड़े निकलते रहते हैं, अलग अलग डिजाइन के वस्तु निकलते रहते हैं, अलग अलग डिजाइन के मर्सिडीज गाड़ी निकलते रहते हैं, इसको कहते हैं फैशन। और जो होता है तो नए फैशन की वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत वस्तुओं के फैशन से बाहर हो जाने पर उनकी मांग कमी हो जाती है। जैसे कि एक तरह से कोई मोटरसाइकिल हो गया, अब जैसे कि एक तरह से कोई मोटरसाइकिल, एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई मोटरसाइकिल हो गया, उसमें एक तरह से डिजाइन कर दिया, बहुत अच्छा फैशन का एक तरह से अच्छा एक तरह से डिजाइन का मोटरसाइकिल आ गया, तो पुराना डिजाइन वाले को और कोई नहीं पूछेगा, जिससे क्या होगा कि फैशन से बाहर जो एक तरह से वो वस्तु फैशन से बाहर चले गया और उसकी जो क्या होगी मांग में एक तरह से कमी हो जाएगी। ये भी क्या है? यानी रुचि तथा फैशन में परिवर्तन के कारण भी मांग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। रुचि का मतलब होता है इच्छा, इच्छा में कड़ी परिवर्तन, यानी इच्छा और यानी एक तरह से समय के अनुसार आपका एक तरह इच्छा भी बदलते रहता है और फैशन भी बदलते रहता है। किसी मतलब सामान में ज़्यादा फैशन है, कोई भी एक तरह से अगर कोई चीज़ आ गया मार्केट में, उसका पुराना वर्जन जो है उसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, लेकिन नया वर्जन उसका आया तो खूब एकदम सजा करके आया, खूब एकदम फैशनदार आया, लेकिन उसका मांग बढ़ जाएगा, जो पुराना है उसका मांग घट जाएगा। इस तरह से रुचि तथा फैशन में भी परिवर्तन के कारण क्या होता है? मांग में परिवर्तन होता है। ये भी मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा जो कारक है आपका ऋतु तथा मौसम में परिवर्तन, यानी इसके कारण भी क्या होता है कि यानी मांग में उतार चढ़ाव होता है। मौसम में परिवर्तन के साथ यहाँ देखिए ऋतु तथा मौसम में परिवर्तन, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होंगे कि ऋतु तथा मौसम में परिवर्तन, सर ऋतु और मौसम में क्या अंतर है? ऋतु और मौसम तो एक ही चीज को कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऋतु जो होता है वो अर्थ, यानी एक तरह से ऋतु का जो अर्थ होता है वो सीजन या फिर समय की अवधि को कहते हैं। सीजन या समय की अवधि को क्या कहेंगे? ऋतु कहेंगे। और ऋतु जो होता है वो आपका 6 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 6 भाग में। अगर आप बच्चे में पढ़े होंगे किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉन्वेंट में, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि ऋतु को कितने भाग में बांटा गया? 6 भाग में। वर्षा जो होता है एक तरह से वर्षा होता है, ग्रीष्म होता है, शरद होता है, हेमंत, शिशिर और वसंत, यानी वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत, यानी एक 6 प्रकार में बांटा गया है किसको? ऋतु को। और ऋतु क्या है? एक तरह से सीजन है, समय की अवधि है। और जो मौसम जो होता है, मौसम होता है वातावरण की दशा, यानी वातावरण की दशा को एक तरह से व्यक्त करने वाला कारक होता है। यानी मौसम जो होता है, मौसम वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिन में तापमान बढ़ते रहते हैं, तापमान में परिवर्तन होते रहता है, या फिर एक तरह से हवा की गति में परिवर्तन होते रहता है। कभी खूब हवा तेज से बढ़ा, कभी कम तेज से बढ़ा, कभी गर्म हवा बढ़ा, कभी ठंडा हवा बढ़ा, कभी एक तरह से धूप घट रहा, कभी धूप बढ़ रहा। इसी को क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। अब मौसम और ऋतु में एक तरह से क्लियर हो गया कि मौसम किसको कहते हैं, ऋतु किसको कहते हैं। इसमें भी मौसम तथा ऋतु में भी परिवर्तन के कारण क्या होता है कि मांग में एक तरह से परिवर्तन आता है। अब कैसे परिवर्तन आता है? देखिए, मौसम
में परिवर्तन के साथ साथ विभिन्न वस्तुओं की मांग में भी परिवर्तन आता है। जैसे शरद ऋतु में, यानी सर्दी का जो मौसम होता है, सर्दी का जो ऋतु होता है, शरद ऋतु में कीमत बढ़ने पर भी गर्म कपड़े की मांग में वृद्धि हो जाती है। यानी शरद ऋतु में जो होता है कीमत बढ़ने पर भी उसका जो एक तरह से मांग होता है, शरद कपड़े की जो यूज किया जाता है, ऊन वगैरह जो इस्तेमाल किया जाता है, उसका दाम बढ़ने के बावजूद भी उसका एक तरह से क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, मांग में वृद्धि हो जाता है, क्योंकि उसमें उस टाइम एक तरह से लोगों को लेना जरूरी रहता है, चाहे वो पैसे ज़्यादा लेता हो या फिर कम लेता हो। ठीक है, अब 5वां पॉइंट है कि आपका कि व्यापार की दशाओं में परिवर्तन। अब ये कैसे मतलब एक तरह से मांग को परिवर्तित करता है, उसमें कैसे एक तरह से प्रभाव डालता है। देखिए, अर्थव्यवस्था में तेजी काल में लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है। यानी तेजी काल में लोगों की मौद्रिक आय, यानी एक तरह से जो जेब में पैसा है वो ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है, इनकम बढ़ जाता है, जिसके कारण कीमतों के बढ़ने के बावजूद वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है। यानी एक तरह से जब लोगों का एक तरह से मौद्रिक आय यानी एक तरह से पैसा इनकम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एक तरह से कीमत में बढ़ोतरी भी होती है किसी भी चीज़ की, तो मतलब मांग में भी क्या हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास मौद्रिक आय है, मौद्रिक आय उनका बढ़ा हुआ है। इसके विपरीत यानी इसके उल्टा सर्दी काल में, यानी एक तरह से मंदी काल में जब मार्केट जब मंदा में चल रहा है, तो मौद्रिक आय में कमी होने के कारण मूल्य स्तर के गिरने पर भी वस्तुओं के लिए मांग में कमी हो जाती है। एक तरह से मूल्य का वस्तु जो एक तरह से वस्तु का जो मूल्य है उसमें भी गिरावट आ गया, और एक तरह से जो मौद्रिक आय है उसमें भी गिरावट आ गया। लेकिन मौद्रिक आय में गिरावट आया, इसके साथ साथ इसमें भी वस्तु का कीमत में भी एक तरह से गिरावट आया, लेकिन फिर भी इसका मांग क्या हो जाता है, घट जाता है। इस तरह से व्यापार की दशा का जो परिवर्तन होता है, ये एक तरह से मांग को प्रभावित करता है। अब छठा पॉइंट है वो यह है कि भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में बढ़ने की संभावना, यानी भविष्य में वस्तुओं के मूल्य बढ़ने की संभावना। जब कभी भविष्य में कुछ वस्तुओं के मूल्य बढ़ने की संभावना होती है, एक तरह से पॉसिबिलिटी होती है, तो वर्तमान काल के वस्तुओं के मूल्यों पर वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। यानी एक तरह से जब भविष्य में लगता है लोगों को कि आने वाले जो फलना वस्तु है, एक तरह से ये जो चीज़ है, या आने वाले समय में इसका कीमत बढ़ जाएगा, तो क्या होता है कि उसका एक तरह से मांग बढ़ जाता है, एक तरह से मूल्यों पर वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, ये कितना पॉइंट है, छठा पॉइंट था, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यानी 6 इफेक्ट है, यानी 6 कारक हैं जो किसी भी मांग को मतलब एक तरह से प्रभावित कर सकता है, किसी भी मांग को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, यह हम क्या पढ़े, मांग को प्रभावित करने वाले कारक। इसको आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 5 नंबर के। बहुत नंबर है, ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर के पूछे जाएंगे। ये नहीं कि 5 नंबर के पूछे जाए तो 2 आंसर लिख करके, 2 शब्द लिख करके आ जाए, नहीं, आपको लिखना है। ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ज्यादा शब्द में भी उत्तर देना पड़ेगा। यानी मांग को प्रभावित करने वाले कितने कारक पड़े? 5 कारक पड़े। आय में परिवर्तन, वस्तु का मूल्य और रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। चौथा है आपका ऋतु तथा मौसम में परिवर्तन, व्यापार की दशाओं में परिवर्तन, भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में बढ़ने की संभावना। ये सारे के सारे 6 के 6 क्या है, यानी 6 जो एक तरह से परिवर्तन पड़े, फैक्ट पड़े, तत्व जो पड़े, ये क्या है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कारक है। ठीक है, अब जो आगे पढ़े हम, ये पढ़े किसकी परिभाषा पढ़े, मांग की परिभाषा। मांग किसको कहते हैं? मांग की एक तरह से परिभाषा लिखिए। मांग को एक तरह जो होता है, मांग किस किस एक तरह से आवश्यकता को पूरी करता है, यानी प्रभावपूर्ण इच्छा जो होता है उसके लिए 3 तत्वों का आवश्यक होना जरूरी है, यानी होना आवश्यक है। इच्छा का होना, उसकी पूर्ति के लिए साधनों का होना, और साधन को प्राप्त करने की तत्परता का होना। तत्परता का मतलब होता है लगन का होना, यानी एक तरह से इच्छा का होना, यानी एक तरह से किसी भी मतलब काम को करने की इच्छा होना, उसी को कहते हैं तत्परता। ठीक है, ये तीनों को तीनों पढ़े, यानी प्रभावपूर्ण इच्छा को प्रभावित करने वाले, यानी प्रभावपूर्ण इच्छा को होने के लिए तत्वों का होना आवश्यक, ये तीनों तत्वों का होना आवश्यक है। मांग किसको कहते हैं, इसको भी हम पढ़े। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग एक तरह से, ये फर्स्ट वीडियो था, सेकंड वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर करने का कोशिश करेंगे। और एक तरह से आप लोग बने रहिए चैनल पर, यहाँ हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीमांत उपयोगिता क्या होता है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़े। और यहाँ एक पढ़े यूटिलिटी क्या होता है, यानी उपयोगिता क्या होता है। और यह पढ़े कि उपभोक्ता सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़े। सेकंड चैप्टर में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर, इसके बारे में हम पढ़े। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे सारे बोर्ड एग्जाम में जो होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं छोड़े जाएंगे आपको। ठीक है, आप लोग नोट बनाते हुए चलिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, पर डे नोटिफिकेशन आते रहता है, पर डे नोटिफिकेशन जो आता है उसको देखिए, उसको नोट बनाइए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।